हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? मौर्य काल के बारे में, ठीक है। यानी इसमें हम लोग अशोक, बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो बोला जाता है कि जब मौर्य वंश का जब स्थापना हुआ, ठीक है, उस समय ये एम्पायर कहाँ तक फैला हुआ था? तो बोला जाता है ये एक विशाल साम्राज्य था जो ओक्सन की घाटी से कावेरी की द्रोणी तक सुगठित रूप से एक छत्र प्रशासन के में आता था, ठीक है, याद रखिएगा। अब बोल रहा है मौर्य साम्राज्य भारत की भूमि पर स्थापित किए गए साम्राज्यों में सबसे बड़ा साम्राज्य था। यह विशाल साम्राज्य ओक्सन नदी की घाटी से कावेरी की द्रोणी तक सुगठित रूप से एक छत्र प्रशासन के अंतर्गत फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा पहला शासक था जिसने संपूर्ण भारत को राजनीतिक दृष्टि से एकता के सूत्र में पिरोया था। मौर्य शासकों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास अभिलेखों, साहित्य ग्रंथों, विदेशी यात्रियों, राजदूतों एवं इतिहासकारों के वृत्तांत, पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त सामग्रियों के रूप में अनेक स्रोत उपलब्ध हैं। अर्थशास्त्र हमें मौर्य साम्राज्य का प्रशासन प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी देता है। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ कौटिल्य द्वारा लिखा गया है। कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है। कुछ विद्वान का मत है कि कौटिल्य ही मौर्य साम्राज्य का वास्तविक निर्माता है और वह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी था, याद रखिए। अब बोल रहा है वह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी था। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना मेगास्थनीज नामक राजदूत भी भेजा था। इस यूनानी राजदूत ने भारत और भारतीय लोगों के बहुत कुछ लिखा। उसकी पुस्तक इंडिका तो लुप्त हो गई है, लेकिन उसके कुछ अंश परवर्ती यूनानी लेखकों की कृतियों में उद्धरणों से रूप में मिलते हैं। मेगास्थनीज द्वारा दी गई जानकारी में अनेक विसंगतियां हैं और अशुद्धियां होने के बावजूद यह निश्चित रूप से एक उपयोगी स्रोत है। हालांकि मौर्य काल के इतिहास के लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्रमाणिक स्रोत सम्राट अशोक के उत्कीर्ण लेख है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो इनका कार्यकाल कब था? 324 ईसा पूर्व से 300, ठीक है, देख लीजिए, ये आपका था, ठीक है। बोल रहे हैं चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन में पूर्वजों के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती है। महावंश और दीपवंश के अनुसार देख लिए, दोनों क्या थे? बौद्ध स्रोत थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को शाक्यों की मौर्य शाखा क्षत्रिय बताया गया है। शाक्य लोग पिपलियन में रहते थे, आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। विशाखा दत्त द्वारा लिखे गए नाटक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए विरसल और कुलीन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिनका अर्थ है निम्न स्तरीय कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति। जस्टिन नाम के एक यूनानी लेखक ने भी कहा कि वह निम्न स्तरीय जाति से उत्पन्न था। जो भी है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बौद्ध स्रोतों के अनुसार चंद्रगुप्त को पिता एक लड़ाई मारा गया था। उसका पालन पोषण उसके मामा ने किया था। चाणक्य के बालक चंद्रगुप्त राशि लक्षणों से देखा गया, उसे अपना शिष्य बनाकर ले गया। चाणक्य ने उसे तक्षशिला की शिक्षा दी। उन दिनों तक्षशिला विद्या का महान केंद्र था। चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन और तक्षशिला में उसकी शिक्षा के बारे में अप्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि यूनानी स्रोत हमें बताते हैं कि चंद्रगुप्त ने सिकंदर को उसके पंजाब अभियान के दौरान देखा था। चंद्रगुप्त की विजय और उसके साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया के बारे में उसे विस्तृत जानकारी नहीं मिली। यूनानी और सीरियन स्रोतों में कुछ ऐसा पता चला है कि चंद्रगुप्त ने सिकंदर के आक्रमण से उत्पन्न उथल पुथल की स्थिति और फिर बेबीलोन में 323 में सिकंदर की मृत्यु का लाभ उठाया। उसने कौटिल्य की सहायता से एक बड़ी सेना तैयार की और विजय अभियानों में चल दिया। उसने सबसे पहले पश्चिमोत्तर भारत के प्रदेशों में शासन करने वाले यूनानी क्षत्रपों को उखाड़ फेंका। जस्टिन में लिखता है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत में मानो अपनी दास्ता की चोला और उतार फेंका। उसने सिकंदर के गवर्नरों की मौत से घात उतार दिया। इस स्वतंत्रता के शिल्पी सेंड्रोकोटस था। यूनानी लेखकों द्वारा सेंड्रोकोटस कोई नहीं, चंद्रगुप्त को माना जाता है। पश्चिमोत्तर भारत में यूनानी शासन से मुक्ति दिलाने के चंद्रगुप्त ने अपने ध्यान मगध विजय पर लगाया। उसने समय नंदों के शासन में था। इस विजय की विशेष जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। जैन ग्रंथ प्रतिष्ठित पर्वन में कहा गया है कि चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त ने नंद राजा परास्त करके उसे बंदी बना लिया। इस प्रकार नंद को हराकर चंद्रगुप्त मगध साम्राज्य का शासक बन गया।
पश्चिमी और दक्षिणी भारत का चंद्रगुप्त की विजयों की जानकारी हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों से प्राप्त होता है। रुद्रमन के जूनागढ़ शिलालेखों से कहा गया है कि सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का एक बांध पुष्पगुप्त द्वारा बनाया गया था। पुष्पगुप्त तब चंद्रगुप्त मौर्य का प्रांतीय गवर्नर था। बाद में यवन राजा तुषापर ने अशोक के शासनकाल में सिंचाई के लिए नहरों की खुदाई कराई। इसी प्रकार जूनागढ़ जिले में गुजरात गिरनार की पहाड़ियों पर सोपरा जिले के थाने महाराष्ट्र में सम्राट अशोक के शिलालेखों का मिलना यह दर्शाता है कि ये क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के हिस्सा थे। अशोक के शिलालेख कर्नाटक में चित्रदुर्ग, ईरागुड़ी, मास्की में पाए गए हैं। अशोक के शिलालेख धर्मोत्तेश प्रथम और त्रयोदश में कहा गया है कि उसके एकदम निकटवर्ती पड़ोसी राज्यों में चोलों, पांड्या, सत्यपुत्रों, केरल पुत्रों का शासन था, जो कि ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। अशोक और या उसके पिता बिंदुसार ने दक्षिण भारत में कोई अभियान किया हो, उसमें विजय प्राप्त की, इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह क्षेत्र चंद्रगुप्त ही जीता गया है। इस निष्कर्ष से पुष्ट जनश्रुतियों पर परंपरा से होती है, जिनमें कहा गया है कि चंद्रगुप्त अपना राजसिंहासन त्याग कर अपने गुरु जैन मुनि भद्रभाव से कर्नाटक में सरवणबेलगोला में सन्यासी रूप में रहने लगा। परवर्ती काल में स्थानीय शिलालेखों में यह भी उल्लेख पाया गया कि चंद्रगुप्त ने उसी स्थान पर एक सच्चे निष्ठावान जैन के रूप में आवरण उपवास में द्वारा अपना जीवन त्याग दिया। वहाँ पास में ही एक चंद्रगिरी नामक की पहाड़ी है, लगता है उसका नाम चंद्रगुप्त पर ही रखा गया है। बोल रहा चंद्रगुप्त ने यूनानी क्षत्रप सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को हराया। सेल्यूकस तब सिकंदर के साम्राज्य पूर्वी भाग पर शासक था। यहाँ विजय श्री 305 ईस्वी में आसपास प्राप्त की गई है। यूनानी लेखक इस युद्ध का विवरण नहीं देते, लेकिन ये बताते हैं कि युद्ध के बाद चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच एक संधि हुई, जिसके अनुसार सेल्यूकस ने कंधार, काबुल, हेरात और बलूचिस्तान प्रदेश चंद्रगुप्त को दे दिए। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी भेंट की। यह भी कहा जाता है कि संधि के फलस्वरूप दोनों घरानों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। शायद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को उसके पुत्र बिंदुसार के साथ अपनी बेटी को विवाह कर दिया। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा। प्लूटार्क लिखता है कि सेनेकोटस उस समय का सिंहासनरूढ़ हो चुका था। उसने लगभग 6 लाख सैनिकों की सेवा में संपूर्ण भारत रोन डाला, अपने अधीन कर दिया। इस प्रकार चंद्रगुप्त एक विशाल साम्राज्य का स्थापित कर लिया, जो कलिंग छोड़कर पश्चिम में अफगानिस्तान से पूर्व से असम तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर कर्नाटक फैला हुआ था। इस तथ्य पुष्टि अप्रत्यक्ष रूप से उसके पुत्र अशोक ने उन इलाकों में होती है जो संपूर्ण साम्राज्य क्षेत्र में स्थान पर पाए गए। कहा जाता है कि अशोक ने जो केवल कलिंग को ही मौर्य साम्राज्य छोड़ा गया, इस बात का भी कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिलता है। उसका पिता बिंदुसार ने कोई क्षेत्र जीता हो। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य 324 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक, यानी 24 वर्ष तक राज किया, 24 वर्ष तक। अब देखिए बिंदुसार के बारे में कहा गया है। बिंदुसार 300 से लेकर 273 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य उसका पुत्र बिंदुसार राजगद्दी पर बैठा। इस राजा के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। जैन विद्वानों में हेमचंद और तिब्बती इतिहासकार तारकनाथ कहना है कि चाणक्य चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद जीवित था और उसने बिंदुसार को मंत्री बना रहा। दिव्यवादन में पता चलता है कि बिंदुसार ने अपने सबसे बड़े पुत्र सुमन, जिसका नाम सुसीम भी था, तक्षशिला और अशोक के उज्जैन में अपना वायसराय नियुक्त किया। उस समय यह भी कहा गया है कि तक्षशिला में एक विद्रोह छिड़ गया था, तब सुसीम उसे दबा नहीं पाया, तब वहाँ शांति स्थापित करने के लिए अशोक को भेजा गया। कुछ विद्वान दक्षिण भारत की विजय के श्रेय बिंदुसार को देते हैं, लेकिन अधिकांश विद्वानों का यह मत है कि उसके पिता चंद्रगुप्त मौर्य ने ही दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। बिंदुसार ने यूनानी दुनिया में 7 महत्वपूर्ण संबंधों की नीति जारी रखी। प्लिनी का कहना है कि मिस्र के तोलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसिस को बिंदुसार के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था। चलिए पढ़ते हैं हम लोग अशोक के बारे में। बोल रहा है कि 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व। 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो जाने के बाद अशोक राज सिंहासन में बैठा। अशोक के प्रारंभिक जीवन बारे में हमारे पास केवल जनश्रुतियों पर परंपरागत वृत्तांत ही है। बौद्ध स्रोतों के अनुसार उसकी माता का नाम जनपद कल्याणी सुभाद्रंगी था। एक राजकुमार के रूप में वह पहले उज्जैन का, फिर तक्षशिला का वायसराय बना, फिर उज्जैन, उसके बाद तक्षशिला का। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक अपने प्रारंभिक जीवन में अत्यंत निर्दयी क्रूर था। उसने 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन पर कब्जा किया, लेकिन वह सही प्रतीत नहीं होता। इसलिए नहीं कि 99 की संख्या बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई है, बल्कि इसलिए कि अशोक ने अपने
राज्यदेशों में अपने भाइयों बहनों और संबंधों को लेकर अत्यंत स्नेहपूर्वक किया है। भारतीय इतिहास में अशोक ही ऐसा पहला राजा था जिसने अपने शासन देशों में शिलाओं पर खुदवाया। इन शिलाखों में उसने अन्य साहित्यिक स्रोतों की सहायता से अशोक और उसके शासन काल का इतिहास रचा जा सकता है। शिलाओं और चट्टानों का उत्कीर्ण राज्यदेशों में शिलालेखों और स्तंभों पर उत्कीर्ण राज्यदेशों का स्तंभ लेख कहा जाता है। अशोक के शिलालेखों भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में पाए गए कुल मिलाकर 47 स्थानों पर उपलब्ध हैं। तथापि अशोक का नाम केवल लघु शिलालेखों में प्रथम प्रतिकृतियों में पाया जाता है। कर्नाटक के 3 स्थानों पर मध्य प्रदेश के स्थान पर पाई गई है। बाकी सभी उत्कीर्ण लेखों में उसका उल्लेख देवनाम-प्रिय देवताओं को प्रियदर्शी के रूप में किया गया है। शिलालेख सामान्यतः प्राचीन राजमार्गों पर स्थापित किए गए हैं। अशोक के शासन देश में 4 भिन्न भिन्न लिपियों में उत्कीर्ण किए गए हैं। अफगानिस्तान के क्षेत्र में वे यूनानी अरामाइक भाषाओं में लिपियों में, पाकिस्तान में क्षेत्र में प्राकृतिक भाषा खरोष्टी लिपि में पाए गए। अन्य सभी क्षेत्र में पाए गए स्तंभ और शिलालेख प्राकृतिक भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अब बोल रहा है कलिंग युद्ध में उसका प्रभाव क्या बोल रहा है कि अशोक के शासनकाल में सबसे बड़ी घटना जिसका उल्लेख उसके शिलालेखों में किया गया है, कलिंग यानी आधुनिक उड़ीसा के समतल उसके आसपास के कुछ इलाके विजय हैं। उसने अपने शासन 8वें वर्ष में कलिंग प्रदेश में विजय प्राप्त की। कलिंग युद्ध में अशोक के जीवन का पहला और अंतिम युद्ध बताया गया। अशोक के 13 शिलालेखों में इस युद्ध की भीषणता और उससे उत्पन्न कष्टों का वर्णन किया गया है। यह बताया गया कि उसका अशोक के मन में क्या प्रभाव पड़ा। इस शिलालेख के अनुसार इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, कई लाख बर्बाद हो गए। ये संख्या अतियोक्तिपूर्ण हो सकती है, लेकिन एक बात साफ है कि इस युद्ध में कलिंग लोगों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। युद्ध की विभीषिका ने अशोक के मन में बुरी तरह से झकझोर दिया और उसने व्यक्तित्व पूर्ण रूप से बदल दिया। युद्ध की निरसनता को देखकर अशोक का दिल बहुत ही पश्चाताप, फलस्वरूप उसने आक्रमण की नीति छोड़कर लोगों के दिल जीतने का प्रयास किया। फिर तो युद्ध की घोषणा करने के वाले नगाड़ों को बजाय धर्मघोष करने वाले नगाड़े बजाए जाने लगे। उनके साथ सदाचार और नैतिकता का प्रचार किया जाने लगा। उसने जनता की जीवधारियों की भलाई के लिए कदम उठाए। साथ ही उसने पश्चिम एशिया और यूनानी राज्यों में अन्य देशों में अपने शांति दूत भेजे। किंतु उसका यह अर्थ नहीं है कि वह एक बुज़दिल शांतिवादी था। उसके विपरीत उसने लोगों की चेतावनी दी कि इन भलाई के उपायों में उसका कमजोरी का संकेत ना माना जाए। यदि आवश्यकता हुई तो वह गलती करने वाले लोगों से कठोर बर्ताव करने से नहीं चुकेगा। उसने शांति की नीति दिखाए के तौर पर नहीं बल्कि हर परिस्थिति में शांति बनाए रखने के लिए उसने अपने साम्राज्य में एक विशेष श्रेणी के अधिकारियों को नियुक्त किया, जिसे राजुक है। उन्हें लोगों के भले काम के लिए पुरस्कृत करने का अधिकार ही नहीं सौंपा, अपितु जरूरत पड़ने पर बुरे लोगों को दंड देने की शक्ति प्रदान की। अब देखिए अशोक का धर्म क्या बोल रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अशोक का व्यक्ति धर्म से बौद्ध धर्म से ही था। और अपने भाब्रू शिलालेखों में वह कहता है कि उसे बुद्ध धर्म और संघ की पूर्ण आस्था है। यद्यपि अशोक ने अपने मुख्य धर्म रूप में बौद्ध धर्म को अपनाया, तथापि उसे सोचना गलत होगा। उसने प्रजा के बौद्ध धर्म सिद्धांतों पर थोपा। वह सभी धर्मों का आदर करता था। वह सभी पंथों संप्रदायों के नैतिक मुद्दों को बीच पाई जाने वाली एकता में विश्वास रखता था। अपने 7वें श्लोक में कहता है कि सभी पंथ संयम व मन की शुद्धता पर बल देते हैं। 12वें श्लोक में वह सभी धर्मों पंथों के प्रति समान आदर भाव अपनी नीतियों की ओर अधिक स्पष्ट रखता है। वह कहता है कि वह सभी पंथों संप्रदायों साधु संन्यासों आम नागरिकों का उपहारों और अन्य रूपों में मान्यता प्रदान करने का आदर करता है। अब बोल रहा है कि कलिंग युद्ध के बाद उस सामने सबसे बड़ी आदर्श उसे उद्देश्य धर्म प्रचार करना था। अशोक धर्म जैसा को अपने शिलालेखों में स्पष्ट किया है कि कोई धर्म रिलीजन का धार्मिक प्रणाली नहीं, लेकिन एक नैतिक नियम है, एक समान आचार संहिता, एक नैतिक व्यवस्था है। दूसरे स्तंभ लेख में अशोक समय एक प्रश्न उपस्थित करता है, धर्म क्या है। फिर यह स्वयं ही धर्म दो मूलभूत लक्षण अंग बताता है, अल्प दुष्कर्म और अधिक सत्कर्म कहता है। वह कहता है कि रोष, निर्दयता, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या जैसी बुराइयों को सदा बचना चाहिए। दया, उदारता, सच्चाई, सरलता, संयम, हृदय की पवित्रता, नैतिकता में आसक्ति और आंतरिक बाह्य पवित्रता आदि सत्कर्मों का सदाचारों का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। अशोक के 12वें श्लोक पर अन्य बहुत से राजदेशों में निम्नलिखित सदाचारों को पालन करने कहा है। माता पिता, वृद्धजन, गुरु
व्यक्तियों को आज्ञा का पालन, गुरुओं के प्रति आदर भाव, साधु सन्यासियों, संगे संबंधियों, दासों, नौकर चाकरों, आश्रित जनों, गरीबों, दुखी लोगों, मित्रों को और साथियों के प्रति उचित व्यवहार, भिक्षुओं, साधु सन्यासियों, मित्रों, साथियों, संगे संबंधियों पर वृद्धजनों के प्रति उदारता, जीव हत्या पर बचना, प्राणियों की क्षति न पहुंचाना, अल्प व्यय और अल्प संग्रह है ना, सभी प्राणियों के साथ नरमी बरतना, सच बोलना, नैतिकता में आसक्ति रखना, हृदय की पवित्रता। इस प्रकार अशोक ने नैतिक नियमों को धम्म को शासी सिद्धांत के रूप में अपनाया, जीवन के हर क्षेत्र में उनका पालन करने में बल दिया तथा अशोक के धम्म सदाचारपूर्ण नैतिक जीवन व्यतीत करने के लिए एक आचार संहिता है। उसने ईश्वर और आत्मा धर्म के अलग कोई चर्चा नहीं की। उसने लोगों को यह कहा कि अपने भावसों और वासनाओं को नियंत्रण रखें, जीवन के आचरण और विचारों को पवित्रता शुद्धता लाए, उन्हें क्षति पहुँचाने दूर रहें, उनके प्रति प्रेम भाव, सबके प्रति उदार दयालु बने, माता पिता गुरुजनों से सगे संबंधियों मित्रों साथियों और भिक्षु सन्यासों आदर करें, दासों और नौकर चाकरों के प्रति दया भाव रखे, सर्वोपरि यह बात यह है कि सदा सच बोले। चलिए सच बोलिए। अशोक ने इन सिद्धांतों को उपदेश ही नहीं बल्कि उसने अपने जीवन में उतारा। उसने शिकार करना, जानवरों को मारना छोड़ दिया। उसने मनुष्यों और जानवरों के चिकित्सालय स्थापित किए, ब्राह्मणों और भिन्न भिन्न धार्मिक पंथों और संप्रदायों के साधु सन्यासियों को उदारपूर्वक दान दिया। उसने आराम गृह एवं धर्मशालाएं बनवाई, कुएं बावड़ियाँ खुदवाई और सड़कों के लिए किनारे पेड़ लगाए। अशोक के धर्म का प्रचार करने के लिए विदेशों से अपने धर्म प्रचारक भेजे। उसने धर्म प्रचार के पश्चिमी एशिया, मिस्र और पूर्वी यूरोप के देशों में गए। इस प्रकार जिन विदेशी राजाओं के राज्य में बौद्ध धर्म का संदेश पहुंचा, उसने 5 राजाओं का उल्लेख अशोक के शिलालेखों स्तंभलेखों मिलता है। सीरिया के, पश्चिम एशिया, एंटोकस, थियोस, मिस्र, टोलमी, फिलाडेल्फिया, मकदूनिया, एंटोगोनस, गोनातस, साइरिस का मेगास और एपियास का अलेक्जेंडर। यहाँ तक कि अशोक के शिलालेख ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए।